हमने क्या होने दिया? हम सनातनी हिंदुओं ने अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण, जो पिछले 20-25 साल में हुआ है, उसमें हिंदुओं के ठेकेदारों की जो बड़ी बड़ी जमातें हैं वो भी उसमें शामिल है। राजनीतिक लोगों से मेरी शिकायत इसलिए नहीं है कि उनका जीत हार का बड़ा भाग होता है, इसलिए वो किसी संविधान से बंधे होते हैं, पार्टी का हो या संसद का हो, लेकिन पूरा समाज शांत बैठा, इसकी चर्चा ही नहीं करना चाहता, इसलिए कि हम अपने से कनेक्टेड बात, यानी चुनाव जब भी हुए कितना इनकम टैक्स में हमें छूट मिलने वाली है, ये सैलरी वाले का एजेंडा होता था, बिजनेसमैन के अपने एजेंडे होते थे, कोई सामूहिक राष्ट्र के प्रति आपका एजेंडा ही नहीं था। कोई समस्या, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे राष्ट्र खतरे में हो, हमने कभी उसकी चिंता नहीं की। लिहाजा हमने उसी किस्म पैटर्न पे वोट दिया और उसी अंदाज में हम सोचते हैं। लिहाजा आप देखो कि 2019 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, वो किसी ब्राह्मण ठाकुर या किसी XYZ से कनेक्टेड नहीं थे, सीधे तौर पर इस राष्ट्र के अस्तित्व से थे, लेकिन हमने उसे होने दिया और हिंदुओं के ठेकेदारों ने खामोशी से समझौता कर लिया कि हम बाहर नहीं बोलेंगे, अंदर भी नहीं बोले, बाहर भी नहीं बोले, और जो पूरे देश में ठेका लिए घूम रहे हैं कि हम हिंदू हैं और हमारा DNA बता रहे हैं, उन्होंने भी नहीं बोला। यह है गद्दारी। किसी पार्टी का हिस्सा नहीं तो मुझे कौन रोक रहा है, या मैं यहां बोलता हूं या दुनिया भर में बोल रहा हूं तो मुझे कोई रोकता है क्या, या मुझे कोई रोक लिया किसी ने क्या? तो कुछ बातें बोली तभी तो आप तक पहुंची ना, देर से ही पहुंची। मेरी क्या हैसियत है? आपने टिकट भेज दिया, मैं आ गया, आप टिकट दे देंगे चला जाऊंगा, इससे ज्यादा तो मेरी जिंदगी में कुछ और है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इतना लालच घुसा हुआ है संगठनों के अंदर हिंदुओं के कि वो नहीं बोलना चाहते, कि उनको लगता है कि अभी तो केमिस्ट्री हमारी चली है सरकार के साथ में, ये बिगड़ ना जाए। इसलिए 2-3 ऐसे जघन्य कार्य हुए हैं जिसके बारे में आज भी कोई नहीं बोल रहा है, और पूरा समाज ये समझता है कि ये तो सरकार का काम है। सरकारों का काम नहीं है, सरकार बहुत छोटी सी चीज होती है। आप भी जाएंगे उस सरकार में, मैं भी जाऊंगा, तब भी नहीं कुछ कर सकते। आप किसी चीज से बंधे हुए हैं, इसलिए राष्ट्र बंधा नहीं होता किसी से। हमारे यहां 2 बड़े कानून पास हुए। मैं पिछली बार भी जब यहां आया था तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि एक कहावत है कि स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। उसके बाद फिर आप कुछ भी कहते रहिए। आपने कई कानून ऐसे बनवाए हैं जो आपके राज्य में लागू नहीं होते, आपने राष्ट्रपति तक भेजा और वो बन गए। आप समझदार लोग हैं, क्योंकि आपके वहाँ 2 नहीं, अब तो 3 लोग हैं आपके। लेकिन आप मुझे बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या भारत का सनातनी हिंदू जानता है क्या है? किसी को पता है क्या? किसी ने बीजेपी वाले का गला पकड़ा कि तुम पार्लियामेंट में थे, तुम अपोजिशन में थे, तुम्हारी गिनती कम थी, इससे कोई हमको लेना देना नहीं है? क्या तुमने पिछले 10 सालों में अपने समाज के अंदर बैठ करके आपस में भी इस पे चर्चा की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है? भाई तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, हमारे पास कम है। तुम उस इंफॉर्मेशन को अपने समाज में तो बता सकते थे, उसका हल निकलता नहीं निकलता ये महत्व नहीं है। मैं कौन सी किसी बात का हल निकालता हूं? मैं तो कोई हल नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। 95 में इतना जघन्य अपराध हुआ है, उसके बारे में एकदम चुप्पी है। तब लगता है कि दुश्मन से ज्यादा हमारे अपने खतरनाक है। दुश्मन तो है, ओपन है, सबको पता है ना भाई, ये तो करें। लेकिन आप देखिए कि दुश्मन आपसे कितना इंटेलिजेंट है, क्योंकि आपको लगता है हम तो पढ़े हुए लोग हैं, दुश्मन तो पंचर जोड़ता है। वो पंचर जोड़ने के बाद भी हमसे 1000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसलिए ये कह के कि हमारा इससे क्या लेना देना है, ये ऐसे, ये कह के आप अपनी कायरता नहीं छुपा सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद जो 1995 में 1923 के वक्फ प्रॉपर्टी कानून में जो अमेंडमेंट हुआ है, वो उसके हिसाब से ये जमीन आपकी नहीं है जिस जमीन पे आप बैठे हैं। कोई सुनना ही नहीं चाहता, चुप 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 चुप, बस पुष्पेन उठा रहे। बहुत, ये तो ISI के एजेंट है,
खुद नहीं उठाएंगे क्योंकि स्वार्थ शामिल है, दूसरा उठाएगा तो उसके बारे में मिस इंफॉर्मेशन, डिस्क्रेडिट, क्योंकि हम ठेकेदार हैं इसलिए कोई नया कैसे पैदा हो सकता है। यह बीमारी इस समाज का है। मैं मानता हूं कि अगर मेरे जैसे करोड़ों भी पैदा हो जाएं तो मेरा जितना सफर है मैं समझूंगा सार्थक है। वो कौन है क्या है मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, कौन क्रेडिट लेगा नहीं लेगा, आई एम नॉट बॉदर्ड। इसलिए आपके यहां 1923 का वक्फ प्रॉपर्टी कानून, जिसको 1956 में नेहरू जी ने अमेंड किया, फिर 85 में मुसलमानों ने बाकायदा उसकी कीमत मांगी और फिर राजीव गांधी ने अमेंडमेंट किया, 1995 में नरसिम्हा राव ने किया और 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के सदन में 117 एमपी थे तब वो कानून बना। लेकिन 117 एमपीओ से पूछिए कि ये बात तुमने किसी के घर में आपस में मिलके कम्युनिटी पे की थी कि नहीं की थी? दुनिया की बातें तुम बताते हो, ये नहीं बताया था तुमने कि ऐसा हो गया है। और आज जो भी कुछ हो रहा है ना, वो ऐसा लगता है कि हम अभी भी कह रहे हैं ये ऐसा क्यों हो गया, ये मस्जिद यहाँ क्यों बन गई, ये हाईवे पे क्यों कवर बन गई, और हम पुलिस से कहते, पुलिस कहता मैं तो गिरफ्तारी नहीं कर सकता, इसमें कानून ही नहीं कोई, ये तो लीगल है। वक्फ प्रॉपर्टी कानून के तहत उसमें जो क्लॉज है, जो कानून बन गया है, उसके तहत ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं, एक तो वो पब्लिक सर्वेंट है, और वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड के लोग वो ये मानते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनाई है आपने वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाई है, वो ये मानते हैं, बस उनको कुछ और नहीं कुछ करना होता। और आपको अगर वो ये क्लेम करें और उनका क्लेम ये हो तो लीगली जो कानून बनाए उनको आपको नोटिस भी सर्व नहीं करना, उनका मान लेना और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये दे देना कि भाई ये ज़मीन हमारी है और आपको वो नोटिस दें, ये उसमें कंपल्शन नहीं है। और 3 साल के बाद आपको पता नहीं है, आप अपने भजन वजन में मस्त हैं, 3 साल के बाद वो कानून जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसके तहत जो एरिया की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वेदर इट्स डीएम और एसपी और व्हाट एवर यू कॉल इट, वो आपको धक्के मार के इस बिल्डिंग से बाहर कर देगी। और आप अगर नहीं निकले तो उस कानून में एक शब्द लिखा हुआ है सेक्शन 40 के कि यू आर ए इनक्रोचर। और ये काम हो रहा है और इतने बड़े लेवल पे हो रहा है कि 1995 के बाद ना आपको बताया गया, और उसमें जो सबसे बड़ा हुआ है, जो छुपाने की बात नहीं है, जो सार्वजनिक है, और वो तो मतलब हम कह रहे हैं कि कोई छोटा मोटा कहीं हो जाता कि भाई इसके कारण ये ज़मीन ले ली है तो भी मैं मान लेता कि समाज को नहीं पता, लेकिन 90 करोड़ हिंदू समाज शादी करके ताजमहल देखने तो जाता है। वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड ने ताजमहल को क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। आज ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बन चुका है। भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा है, मिलेगा नहीं वापस आपको। उसकी मेंटेनेंस का करोड़ों रुपया मेरे और आपके टैक्स से है, लेकिन उस पे आने वाली कमाई वक्फ बोर्ड के पास चली गई है। कोर्ट जुरिसडिक्शन बाहर है, आप जा ही नहीं सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। ऐसे कानून तो जहां बन जाए वहां मुसलमानों को क्या जरूरत पड़ी है कि चुनाव जीत के अपना प्रधानमंत्री बनाए। आप अपना प्रधानमंत्री बना करके भी हजारों काम नहीं करा पा रहे आज, जो लीगल है, जो संवैधानिक है। और उनकी ताकत देखिए कि उनकी न ताकत पार्लियामेंट में है न व्यवस्था में है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने गेम की गोटियां खेली हैं कि आपको आपके मारने का, आपको जहर देके सुलाने का इंतजाम हो गया है। और उसमें आपके लोग ही नहीं बता रहे, क्या कहते हैं कि तुम्हें जहर मिल गया है, तुम मरने वाले हो। वो आज भी ये कह रहे हैं कि हम काशी को लेंगे। काशी पे समझौता करे बैठे हुए हो, अपने लोगों को मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोगों को तो पता नहीं है और हिंदुओं को तो पता ही नहीं है। काशी में जो भी कुछ हो रहा है, वो जो स्ट्रक्चर है जिसे आप ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं, उसे हटा नहीं सकते जब तक 1991 का वो कानून है। लेकिन कह रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में एक डिप्टी सीएम ने कह दिया हम
राम कृष्ण जन्मभूमि मिलेंगे, कुछ ले नहीं सकते आप, वो कानून है। लेकिन इतना वो आपको आपके लोग मूर्ख समझते हैं कि हम ये कह देंगे, ये खुश हो जाएंगे, देखिए साहब अच्छा साहब दोबारा जिता दो, कृष्ण जन्मभूमि आ जाएगी। आप कानून के ऊपर कैसे जा सकते हैं? पार्लियामेंट का पास हुआ कानून है, वो इतना मूर्ख समझते हैं आप।